नाज़रीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, भारत और चीन के हवाले से बड़ी खबर, जहां पर सरहदी इलाकों के अंदर दोनों अफवाज आमने सामने थी और अब हकीकी कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर भारत और चीन के बीच कशीदगी देखने को मिल रही है, जिस पर वजारत खारजा का बयान पहले और अब वजीर दिफा का बयान भी सामने आया है। और इस बीच वजारत दिफा का कहना है कि हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी जारहियत हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा नजर आ रही है। भारत चीन कशीदगी पर वजारत दिफा का बयान सामने आया है, जिसमें चीनी जारहियत में इजाफा हो रहा है। बयान में कहा गया और साथ ही साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजी ताअत्तुल फिलहाल जारी रहेगा और ये और भी आगे जा सकता है। वजारत दिफा के मुताबिक भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल बनी है उस पर बयान सामने आया है और वजारत दिफा के बयान के मुताबिक LAC पर फौजी ताअत्तुल तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान है। फिलहाल इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन की तरफ से जारहियत में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। और वजारत दिफा के मुताबिक चीन की तरफ से यकतरफा जारहियत के नतीजे में पैदा होने वाली मशरकी लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल है वो हसास है और इन मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिशें जारी थी और सूरत हाल को जो इस वक्त कशीदगी कम करने की और फौजी ताअत्तुल को खत्म करने की कोशिश थी, उसमें किसी किस्म की कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही और बदलती सूरत हाल पर फौरी इकदाम करने की, फौरी कदम उठाने की जरूरत है। वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान सामने आया है। इस पर मजीद बात के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जिया निगार और सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं। बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब ज्वाइन करने के लिए। किस तरीके से आप अब इस बयान को देखते हैं, क्योंकि कोशिशें बहुत हुई लगातार दिल्ली और बीजिंग के बीच बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की, लेकिन इन सब के बीच में आज जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है, जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें यह साफ तौर पर जाहिर होता है कहीं पर भी चीन की तरफ से जो बात होती है उस पर अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना कहता कुछ है करता कुछ है, बिल्कुल वैसे ही उनका हिसाब है जैसा कि पाकिस्तान का इस समय है जी। हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था, बॉर्डर को लेके एक मैकेनिज्म डेवलप हुई थी, उसमें यह था कि विड्रॉवल का ट्रूप का, लेकिन ये है कि वो सब अब उसके ऊपर अमल वो नहीं कर रहे हैं और ये बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि प्रेशर और बनाने की जरूरत। देखिए ऑप्शंस बहुत हैं भारत के पास जी। एक ऑप्शन जिसमें ये बातचीत है बहुत इम्पोर्टेंट, तो दूसरी तरफ ये भी है कि भारत मिलिट्री ऑप्शन भी है, हमने फौजें अपनी वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी हैं। अगर नहीं मानते हैं तो किसी स्टेज पे उनको ढकेलने की भी कोशिश की जा सकती है, हटाया जा सकता है। यह है कि भारत अभी नहीं चाहता कि जंग हो, बगैर मिलिट्री सोल्यूशन में विश्वास नहीं है और वो चाहता है कि बातचीत के माध्यम से हल हो जाए। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ ये भी है कि भारत ने ये भी कह रखा है कि वो 1 इंच जमीन भी किसी भी सूरत से नहीं छोड़ेगा और पूरी जमीन वापस लेगा। तो देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरीके से डील किया जाता है। जी, चाइना के ऊपर मैं समझता हूँ और प्रेशर बिल्डअप करने की जरूरत है ताकि वहां से उनको हटाया जा सके। कमर आगा साहब, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे, जो स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त चीन पर दबाव बनाना, क्योंकि जिनको भारत की तरफ से या हमारे मैप के अंदर जिसको एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाता है, वहां से अगर डिसएंगेजमेंट होती है तो टेक्निकली कुछ चीजें सामने आती है कि भारत अगर थोड़ा सा भी पीछे हटता तो दैट मीन्स अपना एरिया जो है उससे पीछे हटा, अपना एरिया ही छोड़ दिया। तो ऐसे में चीन पर क्या और तरीका अपनाया जा सकता है कि दबाव बनाया जाए, चीन कम से कम हटे लेकिन हमारी जो टेरिटरी है वो बरकरार रहे? देखिए बहुत से तरीके हैं। अभी डिप्लोमेटिक मीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बातचीत की जा रही है। फिर उसके अलावा यह है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत से देश हैं। चाइना इस मामले में बिल्कुल आइसोलेटेड है ग्लोबल कम्युनिटी में और साउथ चाइना सी के 10 कंट्री हैं जो चाइना की जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं चाइना के, सभी परेशान हैं चाइना से। सबके के साथ चाइना ने अपना ज़मीनी डिस्प्यूट खड़ा कर रखा है। फिर जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में सेंकाकू आइलैंड को लेके उसके ऊपर भी क्लेम चाइना ने कर रखा है।
और साउथ कोरिया भी खुश नहीं है इसलिए कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को चाइना सपोर्ट करता है, और उसी के बलबूते पे नॉर्थ कोरिया जो अग्रेसिव पोस्चरिंग करता है। तो ये सभी देश हैं, फिर पश्चिमी देश, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जो सभी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम कलेक्टिव प्रेशर भी पड़ेगा चाइना पे। चाइना जो सोच रहा है, चाइना की नीति होती है कि दबा ले, प्रेशर डाल के इतना प्रेशर डाल दे भारत के ऊपर कि भारत जमीन उसको दे दे, ये मंजूर नहीं है भारत को। और जी कमर साहब, यहाँ पर एक चीज और भी देखने वाली होगी कि वजारत दिफा की तरफ से बयान आना, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आना, इसका मतलब काफी कुछ गड़बड़ चीन की तरफ से की जा रही है। क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता बचता है कि जो मिलिट्री के हिसाब से हम इस वक्त टेक्निकली कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों के साथ डील किया जाए, बातचीत भी हो रही है, लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स भी फिलहाल खुले हैं, लेकिन बतौर डिफेंस एक्सपर्ट आपके नजर में क्या है? अगर इन दोनों रास्तों से जाते हुए भी कामयाबी नहीं मिलती, फिर कौन सा ऑप्शन बचता है जो चीन की तरफ से बार बार उकसाया जाता है जिस चीज के लिए? इज दैट द लास्ट ऑप्शन? नहीं, देखिए, जब तक के अभी बहुत से ऑप्शंस भारत के पास हैं, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, भारत उनका इस्तेमाल करेगा आने वाले समय में। ये नहीं कि मैं अकेला भारत के इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ, बल्कि कलेक्टिव इकोनॉमिक इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, जिसमें साउथ चाइना सी, यूरोप, अमेरिका के सभी देश। और अभी क्योंकि बातचीत जारी है, इसलिए मिलिट्री ऑप्शन अभी मैं समझता हूँ कि उसका समय नहीं है। वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तब आदमी मिलिट्री ऑप्शन के बारे में बात करता है या सोचता है। और मैं समझता हूँ उससे पहले ही ये मसला हल हो जाएगा। चाइना बहुत समय तक इसको नहीं, देखिए, चाइना की कोशिश ये है कि भारत जो रोड बना रहा है वो अक्सर चीन के करीब से होती हुई जाएगी वहां तक, क्या कहते हैं, सियाचिन तक। उस रोड को और कुछ जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है वहां पे, उनको रोकने की कोशिश कर रहा है दरअसल। और वो उसकी दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि ये एरिया बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर अगर उसका कब्जा बना रहे। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा पॉसिबल होगा आने वाले फ्यूचर में। चाइना को अल्टीमेटली पीछे हटना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल कबर साहब, जो धारा 370 को लेकर चीन का कल ही बयान आया, तो क्या इसको इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया था, या फिर इसके अलग एलएसी पर जो सिचुएशन रही है उससे अलग हटकर एक अलग दबाव बनाने की कोशिश, और इसी दिन यूएनएससी में मीटिंग भी चीन के कहने पर होना, ये तमाम एक्टिविटीज जो चीन की तरफ से हैं, क्या ये माना जाए कि इसी सिचुएशन को सामने रखकर अब एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश चाइना की तरफ से हुई है? हाँ, चाइना ने पहले भी कहा था उसको लेके, लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाई है उसके ऊपर भी उसने आपत्ति की थी। और ये तो है ही, इस समय काफी समय से हम देख रहे हैं कई कि चाइना पाकिस्तान मिल के भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी इस तरह से टेंशन बना ही रहेगा। इंकर्शन लगता है कि चाइना करता ही रहेगा। उसकी कोशिश ये है कि बड़ी संख्या में भारतीय ट्रूप जो हैं वो लद्दाख और दूसरे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर भी डिप्लॉय भारत को करना पड़े, ताकि उसकी इकोनॉमी पे एक असर पड़े। और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जिस तरह की हरकतें कर रहा है, हमारे ऑलरेडी ट्रूप्स जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में काफी समय से वहाँ पे डिप्लॉय नहीं, तो ये एक दोनों की मिल के साजिश है। लेकिन इस तरह की हरकतें 21st सेंचुरी में कामयाब नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत कामयाबी इसमें मिलेगी। भारत के ट्रूप्स वहां पे पड़े हैं या इस तरह की चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब वक्त देने के लिए। बात भारत और चीन पर जब हो रही है तो दिफाई तज्जियानगार कमर आगा साहब हमारे साथ थे, और बात भारत और चीन की कशीदगी के बीच वजारत दिफा के बयान की हो रही है, जिसमें एक बार फिर यह कहा गया है कि चीनी जारहियत यकतरफा जो एग्रेशन है वो इस वक्त भी जारी है। सूरत हाल में ज्यादा बेहतरी नहीं है। एलएसी पर फौजी तातुल और भी लंबा खिंच सकता है, इसमें वक्त लग सकता है ठीक होते, और हालात पर भारत की करीबी नजर है वज़ीर दफ़ा के बयान के मुताबिक।
बढ़ते हैं आगे बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर जुनूबी कश्मीर में मिल्टन 2 की जानिब से पंचायती नुमाइंदों और पुलिस एहलकारों पर हमले जारी हैं और इसी तरह की एक ताज़ा हमले में मिल्टन 2 ने अनंतनाग के वसु काजीगुंड इलाके में भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक एक सरपंच पर अपने ही घर के नजदीक गोलियां चलाकर उनका कत्ल कर दिया। मकतूल सरपंच की शनाख्त सज्जाद अहमद खांडे के तौर पर हुई है और वो हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक थे। तफसीलात के मुताबिक बंदूकबरदारों ने सज्जाद पर उसके घर के ही नजदीक अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे उनको घर वालों ने फौरी तौर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, मगर डॉक्टरों ने उन्हें यहां मुर्दा करार दिया और जराये के मुताबिक यह हमला एक मंसूबाबंद तरीके से अंजाम दिया गया, जबकि हमलावर पहले ही सज्जाद के घर के पास मौजूद थे और जो ही सज्जाद अपने घर के नज़दीक पहुंचे तो उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक सज्जाद को 5 गोलियां लगी थी और गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका लर्ज उठा, लोग खौफजदा हुए और हमले के फौरन बाद इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज जिनमें फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने भी जाए वारदात पर पहुंचकर मफरूर मिल्टन 2 की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। पुलिस ने ज़िम्मन में मामला भी दर्ज कर लिया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि 48 घंटों के दौरान ये इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के पंचायती नुमाइंदों पर दूसरा बड़ा हमला था। इससे कबल कल देर शाम बंदूकबरदार अफराद ने आखरन कुलगाम में पीर आरिफ नामी बीजेपी पंच के घर पर दाखिल हो गए थे और फायरिंग करके उन्हें शदीद तौर जख्मी कर दिया था। इस ताज़ा हमले के बाद जहां सियासी हलकों में काफ़ी तजब्जुब और बेचैनी पाई जा रही है, वहीं इस दौरान पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी को लेकर लगातार हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से भी इस वक्त जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने के लेकर नुक्ताचीनी की है, नाराज़गी का इजहार किया। सियासी लीडरान का भी मानना है कि एक जनिब पंचायती इदारों को बाख्तियार बनाने की बात तो की जा रही है, ताहम सरकार की नाकस पॉलिसियों की वजह से दूसरी जानिब पंचायती नुमाइंदों की सिक्योरिटी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके नतीजे में लगातार पंचायती नुमाइंदों पर हमले किए जा रहे हैं और ताहाल कई पंच व सरपंच इन हमलों में अपनी जानों को गंवा चुके हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के तर्जुमान ने भी इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। बीजेपी ने भी इसे जालिमाना हरकत करार दी है। बिल्कुल, देखिए ये सही बात है कि जब हमने इलेक्शन लड़ा तो हमारा जो मकसद था वो था लोगों की सेवा करना, लेकिन आज आए दिन जो किलिंग्स हो रही है जिनने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, आपको पता ही है कि उस टाइम कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन उस टाइम हम खड़े हो गए हैं सरकार के भरोसे पे और लोगों के बोलने पे हम खड़े हुए हैं। लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा माहौल बना है, यहाँ पे दोबारा से ऐसा माहौल बना है कि हम फील्ड में नहीं जा सकते हैं। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो आए दिन किलिंग्स हो रही है, इसके लिए हम बहुत ही दुख में है और जिन लोगों की मौत हुई है वो भी हमारे भाई थे, हमारे रिश्तेदार थे जिनकी किलिंग्स हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन कई महीनों से ये बताया जा रहा है, सरकार की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था कि हर किसी को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आज तक हमें इस तरीके की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि इस पे वो गौर करे और जितने भी सरपंच है, पंच है या यूएलबी चेयरमैनर्स है या काउंसलर्स है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे ताकि वो जो है फील्ड में अपना काम अंजाम दे। मेरा नाम है अब्दुल वहीद बाट, मैं म्युनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट अश मुकाम हूँ। तो वही सब ये बताइए, आए रोज जो सरपंच या पंच हो या और कोई हो, उनकी किलिंग हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, गवर्नमेंट से क्या अपील है? जनाब, यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो भी पंच है, सरपंच है, यूएलबी चेयरमैन है, किसी न किसी दिन एक ना एक को मारा दिया जाएगा, किसी न किसी दिन एक ना बुरी ना ये खबर आ रही है। इसलिए हम भी चाह रहे हैं हमें सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि हम लोगों तक पहुँचाएंगे। ये इनके काम है, जो लोगों का काम है वो हम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि हमें सिक्योरिटी दे दो, हम लोगों तक पहुंचाएंगे, इससे हम लोगों का काम करेंगे। आपने जो इलेक्शन लड़ा है उस टाइम आपको क्या कहा गया? उस टाइम बहुत वादे दे रहे हैं, उसी की लालच सबको फंसाया गया कि हम आपको ये करेंगे, हम आपको 50 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, हम आपको अकाउंट ये सिक्योरिटी मसला है। उस वक्त बोल रहे थे कि हम आपको 10-15 सिक्योरिटी बंदे दे रहे हैं, 50 रुपए आपकी पर्सनल अकाउंट में डालेंगे। बहुत वादा किया उस टाइम गवर्नमेंट ने, मगर कुछ नहीं हो।
पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के कुलगाम के एक सरपंच खांडे साहब की निर्मम हत्या की है। पाकिस्तान बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी खबर मिली है कि आज हमारे एक और सरपंच साथी को काजी कुंड एरिया के अंदर, जिनका नाम सज्जाद अहमद है, उनको शहीद कर दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से। बावजूद इसके कि अभी गुज़िश्ता हफ्ता ही मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने वहाँ पर भी सिक्योरिटी का इशू बार बार उठाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है इस मामले में पंचायत मेंबरान को, पंचायत लीडरान को जम्मू कश्मीर के अंदर बचाने में मुकम्मल तरीके से नाकाम हुई है। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि इस तरीके से आम शहरियों को, निहत्ते शहरियों को जो बगैर हथियार हैं, उन पर किसी भी किस्म का हमला करना, उनको हलाक करना इंसानियत के खिलाफ है। इसको दुनिया की कोई भी महज़ब कौम जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं ये चाहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो भी इंसानी हुकूक के अदारे हैं वो इन चीज़ों का नोटिस लें और ये पूछा जाए कि किस तरीके से निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हमने बार बार कहा है कि पंचायत मेंबरान का जम्मू कश्मीर के मसला के साथ, जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं आज इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये इस वक्त 20वें सरपंच हैं हमारे 2012 से लेकर 2020 तक। इस वक्त तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 20 सरपंचों को जो है हलाक किया गया है। जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त अगर कोई अदारा मौजूद है वो पंचायत हैं, जो आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज और पुल का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इस पुल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार और आवाम के दरमियान जो एक ब्रिज है, जो एक पुल है, इसको खत्म कर दिया जाए। मुबारक बात है कि 20 लोग इस वक्त तक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 2012 से लेकर 2020 तक 20 सरपंच हलाक किए गए हैं। लेकिन इस तमाम के बावजूद, इन गोलियों के बावजूद, इन हमलों के बावजूद भी हमारे लोगों ने बार बार इलेक्शन लड़ा और बार बार आज भी हर गांव के अंदर जो है निहत्ते एक जो है वहां पर जो है वो खड़े हैं, अपने महाज पर डटे हुए हैं। मैं उनकी जरूरत को सलाम करता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि पंचायती राज आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तो फिर पंचों सरपंचों को उनका हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की जा रही? बार बार उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यह तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना होगा। क्या हम इसी प्रकार जिंदगियां खोते रहेंगे? क्या इसी प्रकार टारगेटेड अटैक होते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर? भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर अटैक करके वादी के अंदर जो नेशनलिस्ट आवाजें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, पर ये आवाजें ऐसे नहीं दबेंगी। दहशतगर्द अपने आका पाकिस्तान के कहने पर जो मर्जी करें, लेकिन वादी का अवाम अब हकीकत जान चुका है। वादी का अवाम अब उनके कहने पर बेकाबे में नहीं आने वाला है। वादी का अवाम इसके खिलाफ बगावत करेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। बड़े अफसोस की बात है कि 48 घंटे के अंदर कुलगाम में एक दूसरे आतंकवादी हमले में भारतीय जनता पार्टी का एक सरपंच मारा गया है। 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की दूसरी हरकत होना ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि कंडेमेबल है। इससे पुलिस और इंतजामिया दोनों के ऊपर उंगली उठती है। अगर 48 घंटे पहले हुए हादसे के बाद पुलिस हरकत में आती, इंतजामिया हरकत में आती,
तो वो ज़रूर बाकी पंचों सरपंचों की सिक्योरिटी के बारे में सोचती, उनको या तो सिक्योरिटी मुहैया करते या उनको सेफ जगह ले जाते। इंतज़ामिया दोनों चीज़ें करने में नाकाम हो गई। नतीजन हमारा एक और कार्यकर्ता, ज़मीनी कारकुन, जो कि ना सिर्फ अपने इलाके का सरपंच था बल्कि देवसर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का वाइस प्रेसिडेंट भी था और एक ज़मीनी सतह का बहुत ही पॉपुलर लीडर था, लोगों का हमदर्द था, लोगों के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। आज भी अपने गांव और लोगों के काम के लिए जा रहा था जब दहशतगर्दों ने उसे अपनी गोली का शिकार बना दिया। सदर हिंद रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा के नाम को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के बतौर मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर हो गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया है। वहीं उनका नाम सामने आने से कबल आज लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू राजभवन जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो माना जा रहा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इधर दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर करने के बाद कल वो श्रीनगर में हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत कर हलफ उठाएंगे और इसके बाद नई जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन की जारी करदा रिलीज के मुताबिक कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर किया और सिन्हा को मरकजी रियासत का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया। इससे कबल बुध को मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। मुर्मू जिन्होंने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया जबकि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने को 1 साल मुकम्मल हुआ है और उनसे कबल जम्मू कश्मीर में एक मुस्तकिल रियासत थी तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे। ताहम जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में मुनक़सिम करके यूटी का दर्जा दिया गया तो मुर्मू को यहाँ का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया था। साल 1985 बैच के IAS अफसर मुर्मू के इस्तीफे के असबाब पर सरकारी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के वज़ीर आला थे तब मुर्मू ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। LG मुकर्रर किए जाने के बाद मुर्मू वजारत खजाना में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज रहे। 1 जुलाई 1959 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पैदा हुए सिन्हा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से IIT से BTech और MTech की डिग्री हासिल की। उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने में ही सियासत में कदम रखा था और BHU के तलबा यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। मनोज सिन्हा पहली बार 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए मुंतखब हुए। इसके बाद 1999 में 13वीं लोकसभा इंतखाबात जीतकर दूसरी मरतबा रुकन असेंबली बने। साल 1999 से 2000 के दरमियान वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के जनरल काउंसिल के मेंबर भी रहे। इसके अलावा सरकारी यकीन दहानी कमेटी और ऑनरी कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं। इस बीच 2014 में 16वीं लोकसभा के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर हल्का से तीसरी बार मुंतखब हुए। ताहम वो 2019 में 17वीं लोकसभा इंतखाबात में उन्हें शिकस्त मिली। सिन्हा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत में टेली मवासलात और वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सिन्हा की इस बीच शबी विकास परिश के मानी जाती है और इस बीच माना जाता है कि उनका शुमार काबिल और मेहनती रहनुमाओं में होता है जो तामीर और तरक्की को तरजीह बुनियादों पर अंजाम देते हैं। मिलाकर के इस प्रकार की चेंजेस हमेशा होती रहती हैं। मनोज सिन्हा जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एक अपना उनका एक्सपीरियंस रहा होगा। ये स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस जो चलने वाला है, मुझे लगता है कि अपनी एक अच्छी भूमिका वो निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है जम्मू कश्मीर जिस ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा है उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा यहाँ पर। सर अभी 1 साल हुए हैं 370 जो है हटे हुए, लगता है कि जिस तरह मनोज सिन्हा जी को लाया गया तो कोई पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शायद शुरू हो सकता है। बिल्कुल, काफ़ी जो फैसले लिए गए महत्वपूर्ण फैसले थे और इस जम्मू कश्मीर में उनका एक अपना महत्व था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि
पॉलिटिकल प्रोसेस तो शुरू होना ही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। तो जिस प्रकार से धारा 370 हटाने के बाद एक पीरियड रहा जिसमें कि हालात को ठीक करने के लिए सभी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, तो निश्चय ही आने वाले समय में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। डिलिमिटेशन का काम है, दूसरे काम है, तो एक अच्छा उनके आने से ये सभी जो कार्य है ठीक रहेंगे। नहीं, देखिए अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं जहां तक मिस्टर सिन्हा की बात है। और एक्सपीरियंसड आदमी है और एक यूनियन टेरिटरी में जो नई यूटी बनी है इसमें एक ऐसे आदमी की भी जरूरत है जिसको एक्सपीरियंस भी हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अरबू साहब को भी मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी बड़े काम किए, खास करके उनका जो रोल था स्पेशली विंटर्स में, या इस बार भी जो उन्होंने काफी कोविड के होते हुए भी जो रोड्स मैक्डमाइज हुए, बाकी डेवलपमेंट्स वर्क हुआ, जरूर जम्मू कश्मीर के लोग उनको मिस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। लेकिन जहां तक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का सवाल है, उनको भी हम वेलकम करते हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा जहां तक स्टेटहुड का सवाल है वो बहाल हो। हम चाहेंगे पुरअमन रहे, पीसफुल रहे माहौल, और वही जम्मू कश्मीर जो पहले 90s से पहले था वही वापस आ जाए। और इसके पीछे क्योंकि एक हेड का होना काफी जरूरी है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, स्ट्रांग आदमी हो, तो तभी काम चलता है। और आने वाले दिनों में हम मानते हैं कि अच्छा होगा, जो भी कुछ होगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, नए गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जो अभी नामजद हुए हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी आने वाले, बहुत ही मंजे हुए पॉलिटिशियन है और 3 बार MP रह चुके हैं और यूपी के कद्दावर सियासतदानों में माने जाते हैं। जहां तक पिछली बार है उनका नाम CM भी है, बहुत ही तजुर्बाकार पॉलिटिशियन है। और जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि यहाँ लगभग ऐसे लोग गवर्नर्स की जरूरत है जो पोलिटिकली एफिलिएटेड हो, जो सियासतदान हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो जोग्राफी है, जम्मू कश्मीर की हालात, ये हमेशा कुछ कंट्रोवर्सीज में रहती है। और मैं समझता हूँ ये मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि 2 चीजें बड़ी अहम यहाँ उनको जो करनी है, जो मनोज सिन्हा साहब को सबसे प्राइमरी जो लोगों की तरफ से उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ जो करप्शन के खिलाफ जो जंग छेड़ी गई, उस जंग को अंत तक पहनना मुझे लगता है सबसे बेस्ट जो पहली प्रायोरिटी है वो मनोज सिन्हा साहब की। और दूसरा जो आउटरीच प्रोग्राम जो सत्यपाल मलिक साहब ने शुरू किया था, उसमें तेजी लानी और हर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ जो है वो बड़े फेडअप है। लोगों की हमेशा यहाँ शिकायत रही है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है वहां काम नहीं होती है। मुझे खबरें जारी रहेगी, वक्त हुआ